अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यौम अल-कुद्स है, जो बैतुल मक़दिस के हवाले से पूरी दुनिया में यौम अल-कुद्स मनाया जाता है। मुस्लिम ममालिक में जो हमारी बैतुल मक़दिस के से अक़ीदत के इज़हार का एक दिन है। पाकिस्तान में भी यौम अल-कुद्स की रैलियाँ निकाली गईं। इस बार इसराइल ने ईरानियों को ये वार्निंग दी थी कि अगर आपने अल-कुद्स की रैलियाँ निकाली तो मैं उन रैलियों पर बमबारी करूँगा। जितनी इसराइल ने वार्निंग दी, उतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में अल-कुद्स की ये रैलियाँ ईरान में निकली हैं। लोग बड़ी तादाद में इन रैलियों में शरीक हुए हैं, जिससे ये नज़र आया है कि इसराइल की वार्निंग ने कोई ख़ास काम नहीं किया है। तेहरान में जो अल-कुद्स रैली थी, उसके करीब एक इसराइल की बम गिरा है, जो इसराइल ने बमबारी की है। और मज़े की बात यह है कि तेहरान में जो ये रैली थी, इसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अली लारिजानी ख़ुद मौजूद थे। और आप कह सकते हैं कि ये अली लारिजानी को निशाना बनाया गया है या वार्निंग दी गई है, लेकिन बहरहाल उस रैली पर बमबारी की गई है। उसमें एक खातून की शहादत हुई है, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इसराइल ने पूरे ईरान को वार्निंग दी थी कि अल-कुद्स की रैलियाँ ना निकाली जाएँ, नहीं तो हम बमबारी करेंगे। उस वार्निंग के नतीजे में ज़्यादा जोश व खरोश के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में रैलियाँ ईरान पूरे के शहरों में निकली हैं और लोग बड़ी तादाद में यौम बैतुल मक़दस, यौम अल-कुद्स मनाने के लिए ईरान में निकले हैं। एक और ख़बर इसी के साथ-साथ आपके साथ शेयर करनी है। अमरीकी फ़ज़ाइये का KC-135 जो है, वो जो ईंधन भरने वाला त्यारा है, वो गिरकर तबाह हो गया है। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका के जो भी जंग में नुकसानात हुए हैं, अमेरिका ने उनको हादसा ही करार दिया है। चाहे F-15 का हो, चाहे वो बैरी बेड़े में आग लगने का हो, चाहे और कोई नुकसान हो, अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि ये ईरान ने हमें नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा हादसा हो गया, हमारी अपनी गलती से हो गया, फ्रेंडली फायर हो गया। अब ये जो त्यारा है, इसको भी हादसा ही करार दे रहा है अमेरिका। लेकिन एक ईरान का जो मुसल्लह ग्रुप है, कफ़ायत हिज़्बुल्लाह, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है कि हमने इसको निशाना बनाया है और अमरीकी त्यारे को जो ईंधन भरने वाला है। लेकिन हादसे की वजह दुश्मनी या फ्रेंडली फायर है, ये अभी कन्फ़र्म नहीं हुआ। लेकिन एक ईरानी मुसल्लह ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, जो हमारे सामने है। आज ईरान पर फिर 200 जहाज़ों से बमबारी की है इसराइल ने। नॉर्मल बात है, हर बार करते हैं, हर रोज़ करते हैं। और मेरा ख़्याल है ईरानियों पर से बमबारी का खौफ ही ख़त्म हो गया है। रोज़ाना 200 जहाज़ आते हैं, बमबारी करते हैं। मैंने एक तेहरान में मुकीम एक ईरानी सहाफ़ी से पूछा कि क्या आपके दिन के हैं, तो उन्होंने कहा सारी रात तो लोग पार्कों में बैठते हैं बमबारी के इंतज़ार में, क्योंकि रात को बमबारियाँ होती हैं। दिन में नॉर्मल हैं, बाज़ार खुले हैं, दफ़्तरों में काम हो रहा है। ये 200 जहाज़ रोज़ आके बमबारी कर रहे हैं। लेकिन ईरान में, तेहरान में, कुम में रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही चल रही है। किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, अंडे दूध वैसे ही बिक रहे हैं, ईद की सेल लगी हुई है, ख़वातीन मार्केटों में नज़र आती हैं। लेकिन आज तेहरान, इस्फ़हान और दीगर शहरों में धमाकों की इत्तलात हैं, वहाँ धमाके सुने गए हैं। और इसराइल ये कहता है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं। लेकिन लोग पूछते नहीं कि मेरा मतलब इतने दिन हो गए, नहीं तो आपसे मिसाइल लॉन्चर्स ख़त्म तो नहीं हुए ईरान के। वो अभी भी जवाब में हमले कर रहा है, तो आप रोज़ाना उनके मिसाइल लॉन्चर्स को मारते हैं, तो फिर मिसाइल लॉन्चर्स उनके पास आते कहाँ से हैं? लेकिन अभी भी ईरान की रिस्पॉन्ड करने की जो सलाहियत है, वो अपनी जगह मौजूद है। इसके अलावा आज खलीजी ममालिक में भी ईरान ने हमले किए हैं। वो जो हमसाया ममालिक या जो अमेरिका के हामी ममालिक या अरब ममालिक, उनके साथ जो जो हमसाया ममालिकों पे ईरान ने ऑनस्लॉट शुरू किया हुआ है, वो भी जारी रहा है। अमान के ज़िला सहार में ड्रोन गिरा है, 2 गैर मुल्की हलाक हो गए हैं। वैसे पहले ओमान जो था वो सालसी कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि ईरान के ओमान से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब ओमान पे भी ड्रोन मारे जा रहे हैं और उनके ज़िला सहार पे। दुबई में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। दुबई का तो बेड़ा गर्क ही हो गया है और दुबई तो बहुत ज़्यादा निशाने पे है। इसके अलावा कई खलीजी ममालिक ने हमले रोकने का दावा किया है कि हमारे ऊपर मिसाइल चलाए गए हैं, ये किया गया है। लेकिन तुर्की पर भी मिसाइल चलाए गए हैं और तुर्की के जो नेटो का सिस्टम है, उसने कहा है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया है। इसका मतलब तुर्की भी निशाने पर है, खलीजी ममालिक भी निशाने पर है, ओमान भी निशाने पर है। ईरान जो है वो अपनी उसी स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है कि वो चारों तरफ
جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اور وہ حملے آج بھی جاری رہے ہیں۔ عراق میں ڈرون حملے میں ایک فرانسیسی افسر ہلاک ہوا ہے، وہاں فرینچ جو افسر ہلاک ہوا ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ 6 فرینچ جو فوجی ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، ایک ہلاک ہوا ہے، 6 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح اٹلی کے فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اوور ویو میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنی واسٹ ایران جو ہے وہ ایکٹیویٹی یا مزاحمت کر رہا ہے، کہ آپ کو عراق میں فرانسی بھی نظر آ رہے ہیں، دبئی بھی نظر آ رہا ہے، ترکی بھی نظر آ رہا ہے، عمان بھی نظر آ رہا ہے، اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی کارروائیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر کسی کی یہ رائے تھی کہ ایران کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، تو مجھے تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ روزانہ سب ملکوں کو باری باری نشانہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ قطر میں امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے، اور قطر دنیا میں ایل این جی سپلائی کرنے والا بڑا ملک ہے۔ دنیا کی 20% ایل این جی اکیلا قطر سپلائی کرتا ہے۔ لیکن قطر نے جب اس کے ایل این جی اسٹیشنز پر ڈرون مارے گئے تو اس نے ایل این جی کی سپلائی بند کر دی اور ایل این جی نکالنی بند کر دی، جس سے دنیا میں اس وقت ایل این جی کا ایک بحران اپنی جگہ موجود ہے، اور ایل این جی کی قیمتیں آسمان پر چڑھ گئی ہیں، پٹرول سے بھی اوپر چلی گئی ہیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ قطر نے ایل این جی کی سپلائی بند کر کے دراصل ایران کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ تیل کی گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول ہو جائیں اور جنگ کا دباؤ بڑھے۔ اور قطر کی ایل این جی بڑھنے کے اسٹیشنز بند کرنے سے، ایل این جی کی سپلائی روکنے سے، ایک رائے امریکہ اور اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایرانی گیم کا حصہ ہے۔ تو قطر جو امریکہ کا اتحادی رہا ہے، اس کو اب اسرائیل کی طرف سے یہ اس تنقید کا سامنا ہے کہ اس نے ایل این جی بند کر کے دراصل ایران کی گیم کھیلی ہے، اور اس نے ایران کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایران کے مقاصد حل ہوئے ہیں۔ قطر نے بہرحال ان تمام خبروں کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کسی ایرانی گیم کی وجہ سے ایل این جی بند کی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ہم لوگوں کی حفاظت کی وجہ سے بند کیا ہے۔ جب ہماری ایل این جی پر حملہ ہو گیا، اس کے بعد گیس پہ فیلڈ پہ حملہ ہو گیا، تو ہم نے اس کے بعد اس کو بند کر دیا، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن یہ ایک تنازع اس وقت قطر میں سفارتی تنازع ضرور پیدا ہو گیا ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ، کہ قطر کے ایل این جی بند کرنے سے دنیا میں ایل این جی کا بحران پیدا ہوا ہے، جس سے بہرحال ایران کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایران کی سوچ، جنگ کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ سوچ رہے ہیں، کب فتح کا اعلان کیا جائے اور اس جنگ سے نکل جایا جائے، اس جنگ کو فوراً ختم کیا جائے۔ لیکن ٹرمپ کے فتح کے اعلان کے بعد کیا جنگ ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ ایرانیوں کا بھی تو سیز فائر ماننا ضروری ہے نا۔ اگر ٹرمپ فتح کا اعلان کر بھی دیں اور جواب میں ایرانی میزائل چلاتے رہیں، تو پھر وہ فتح کس کام کی ہوگی؟ جو بھی سیز فائر ہونا ہے یا فتح کا اعلان ہونا ہے، وہ دو طرفہ ہوگا۔ جون میں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنے کے بعد فتح کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد سیز فائر ہو گیا تھا، صرف قطر پہ نمائشی طور پہ 2 میزائل مارنے کے بعد۔ لیکن اس بار کیا ایران ٹرمپ کے فتح کے اعلان کے بعد سیز فائر کر دے گا؟ یہ بھی امریکہ کے اندر سوچا جا رہا ہے کہ ایران کو کیسے اس فتح کے اعلان کے جواب میں سیز فائر پہ منایا جائے کہ جب ٹرمپ فتح کا اعلان کرے تو جنگ رک جائے۔ لیکن اس وقت امریکہ کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر، سب سے بڑی بحث یہی ہے کہ اس جنگ سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت سے وہاں بھی مہنگائی بڑھے گی۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کا ان کو الیکشن میں نقصان ہوگا۔ اسی لیے جو ایک ریلی میں ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے جنگ کے مقاصد حل ہو چکے ہیں، ساتھ ہی کہا کہ ہم لمبی جنگ کریں گے۔ ایک امریکہ میں ہاکس جو ہیں، وہ جو اسرائیلی لابی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ایران کی مکمل تباہی تک اس جنگ کو چلنا چاہیے، اور دوسری تباہی یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس جنگ میں سے نکل جانا چاہیے۔ اس لیے آج کل ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ کافی ابہام کا شکار ہیں۔ کبھی لمبی جنگ کی بات کرتے ہیں، کبھی جنگ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں طبقوں کو مکس سگنل دے رہے ہیں۔ اصل کیا صورتحال ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بہت کنفیوژن۔ ناظرین، اس جنگ کا عام امریکی پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ امریکہ چلتا پٹرول کی قیمت پر ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پٹرول بڑھتا ہے تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے۔ ہر ملک میں پٹرول بڑھتا ہے، لیکن امریکہ میں چونکہ زیادہ لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، پٹرول کا زیادہ استعمال ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، 65 سینٹ پٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اور کہا ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو ہر ہفتے پٹرول کی قیمت میں 25 سے 40 سینٹ اضافہ ہوگا، اور یہ امریکہ کے تناظر میں بڑا اضافہ ہے۔ اس وقت وہاں $3.5 پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ 2، سوا 2، $2.5 پہ ہوتی تھی، جو اب $3.5 پہ پہنچ چکی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران امریکہ جنگ ہے، اس سے امریکہ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس سے وہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام آدمی پہ بوجھ بڑھ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جنگ امریکہ کو کچھ نہیں کہہ رہی،
जब अमेरिका में तेल की कीमत ऊपर जाती है तो फिर अमेरिका में तूफ़ान आ जाता है, लोग एहतजाज करने निकल आते हैं। आप कहेंगे इस पे किस तबके पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है? वैसे तो मिडिल क्लास पे भी बहुत असर हो रहा होगा, अपर क्लास पे भी असर होगा, लेकिन महंगाई का सबसे ज़्यादा असर कम आमदनी वाले अमरीकियों पे हो रहा होगा। क्योंकि ईंधन महँगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट महँगी हो रही है, खुराक महँगा हो रहा है, हर चीज़ महँगी हो रही है। फिर वहाँ रिसेशन भी है। माहिरीन के मुताबिक अगर तेल की कीमत $140 पर से ऊपर चली गई, तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा। $100 पे पहुँच गई है, ईरानी कहते हैं $200 पे पहुँच जाएगी, लेकिन माशी माहिरीन कहते हैं कि अगर $140 पे पहुँच गई, तो अमेरिकन इकॉनमी शदीद रिसेशन का शिकार हो जाएगी। अच्छा, अगर रिसेशन ना आया तो क्या होगा? फिर इकॉनमी जमूद का शिकार हो जाएगी, बिल्कुल एक जगह रुक जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, मईशत की रफ़्तार कम हो जाएगी, मतलब तरक्की की शरह कम हो जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, महंगाई में इज़ाफ़ा होगा। तो अमेरिका के लिए ये जंग लंबी करना आम अमरीकियों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। आलमी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो जाएगी। आबनाए हरमज़ में रुकावट की वजह से दुनिया की बंदरगाहों में सिर्फ़ तेल की वजह से नहीं, आम जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरसील है, वो भी ताख़ीर का शिकार हो रही है। मतलब अमेरिका बहुत सारी वैसी चीज़ें भी तो इम्पोर्ट करता है। दुनिया का हर मुल्क सिर्फ़ तेल ही तो इम्पोर्ट नहीं करता, और चीज़ें भी इम्पोर्ट करता है। उसकी जो सप्लाई चेन है, वो भी हम सब की तवज्जो तेल पर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कल मैं पाकिस्तानी एक सनअतकार के साथ को मिला, उसका टेक्सटाइल का कुछ कंटेनर सऊदी अरब जाना था। उसको वॉर चार्जेस इकॉनमी के हिट हुए, जो $1 लाख की बजाय 3 साढ़े 3 4 लाख डॉलर हो गए, और उसके लिए जो अपनी शिपमेंट है वो वायबल नहीं बन रही थी। तो ये जो आलमी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो रही है, वो अमेरिकियों को और पूरी दुनिया को हिट करेगी। इस सारी महंगाई पर पूरी दुनिया शदीद इज़्तिराब का शिकार है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के जो सरबराहान हैं, उनके साथ एक ज़ूम मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग की है, और उसमें उनको ये यकीन दिलाया है कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उस वर्चुअल मीटिंग में भी सबका यही मौक़िफ़ था कि जंग ख़त्म की जाए। तो ट्रंप ने सबको कहा है कि ईरान हथियार डालने वाला है, और हम फ़ौरन ये जंग जीतने वाले हैं, ताकि उनको तसल्ली दी जाए G7 को। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि G7 के लोग भी इस जंग को लंबा चलाना नहीं चाहते। इसीलिए ट्रंप को G7 के लीडरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी करनी पड़ी है, और उनको एतमाद में भी लेना पड़ा। इस वक़्त तो हमें जंग नज़र आ रही है ईरान, अमेरिका, इसराइल और हिज़्बुल्लाह की। हिज़्बुल्लाह भी ईरान के साथ लड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे इशारे मिले हैं कि अब हूसी भी इस जंग में शामिल होने लगे हैं। और अगर हूसी भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं, इराक़ के ईरान नवाज़ मिलिशिया जो है वो ऑलरेडी इस जंग में शामिल हो चुके हैं, तो ये मुमकिन है कि जो हूसी हैं वो भी समुंदर के रास्ते बंद कर दें। उन्होंने पहले भी समुंदर के रास्ते बंद किए थे। वो मिज़ाइल भी इसराइल पर दागते रहे हैं, उन्होंने एक इसराइली जहाज़ भी तबाह किया था। अगर हूसी जो हैं वो इस जंग में ईरान के साथ शामिल हो जाते हैं, तो फिर जो सी रूट्स हैं वो और मुश्किल का शिकार हो जाएंगे, और हूसी जो हैं वो यूएई पर भी मिज़ाइल चला सकते हैं, सऊदी अरब पर भी चला सकते हैं, यमन पर भी चला सकते हैं, और हूसियों के शामिल होने से लड़ाई वसी हो जाएगी, और इसमें एक तीसरा फरीक भी शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, इस जंग से भारत को काफ़ी नुकसान होगा। एक तो भारत को $50 अरब की रेमिटेंसेस सिर्फ खलीजी ममालिक से आती हैं। 91 लाख भारतीय जो हैं वो खलीजी ममालिक में नौकरी करते हैं, जो $50 अरब की रेमिटेंसेस भेजते हैं। अगर खलीजी ममालिक में रिसेशन आता है और भारतीयों की नौकरियां ख़त्म होती हैं, तो भारत को $50 अरब की रेमिटेंसेस का नुकसान होगा। फिर जो आबनाए हुरमस है, उससे भारत का 60% तेल और 80% गैस आती है, और गैस तो कतर ने भी बंद कर दी है, और गैस उन्हें नहीं मिल रही। भारत का बहुत बड़ा जो डिपेंडेंस है वो एलपीजी पे है। इस वक़्त भारत में लोग एलपीजी स्टोर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद होने के करीब हैं, क्योंकि एलपीजी नहीं है। 1 महीने का स्टॉक है सिर्फ भारत के पास। उस महीने में से भी काफ़ी दिन गुज़र गए हैं। तो अगर भारत को गैस नहीं मिलती, तो उसके यहाँ बहुत सारे घरों के चूल्हे बंद हो जाएँगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएँगे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएँगी, और अगर आबनाए हुरमस से तेल नहीं आता, तो उसका 60% तेल वहाँ से आता है। तो अगर हम देखें, तो भारत की इकॉनमी इस लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अब जो भारत ने इसराइल के साथ स्टैंड लिया है, इस लड़ाई के बाद खलीजी ममालिक उस स्टैंड को कैसे देखते हैं, भारत के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होते हैं, ईरान भारत को कैसे देखता है, ये सब कुछ भी बहुत अहम है, और ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात।